एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल और हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का रिवीजन, जिसमें मैंने आप लोगों को टेलर के प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पढ़ा दिए। अब आज बारी है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की। हम उनका रिवीजन करेंगे और एक एक प्रिंसिपल अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए जी, हमें पढ़ना है हेनरी फ्योल के बारे में। तो सबसे पहली चीज, हेनरी फ्योल थे कौन, वो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल, देखिए हमने F.W. टेलर के बारे में पढ़ा। अब हेनरी फ्योल की अगर हम बात करें तो ही वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। ठीक है। और इनका मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है। इन्हीं को हम मानते हैं द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है। और इनका जो मेन फोकस था वो था टॉप लेवल पे। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे इनका मेन फोकस था। और 14 प्रिंसिपल्स हमें इनके पढ़ने हैं, जो कि हम वन बाय वन समझेंगे। ओके। बाकी आपको अगर हेनरी फ्योल के बारे में और पढ़ना है तो आप अपनी बुक्स को रेफर करना। ठीक है, ज्यादा वहां से क्वेश्चन वैसे पुटअप नहीं किए जाते, बट आपको बेसिक पता होने चाहिए। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने 14 प्रिंसिपल्स के साथ। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिविजन ऑफ वर्क। कि डिविजन ऑफ वर्क क्या है, देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल आता है डिविजन ऑफ वर्क। डिविजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? डिविजन ऑफ वर्क एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम है उसे आप छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो। वहां से हमें स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, काम को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना है, डिवाइड। ओके। जैसे कि एग्जाम्पल लो, हम लोगों के स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल्स में काम डिवाइडेड होता है कि टीचर्स का काम पढ़ाना है। ठीक है, पूरे स्कूल को जो मैनेज कर रहे होते हैं वो हमारे इंचार्ज मैम होती हैं। ठीक है, बच्चों का काम पढ़ना है। जो हमारा कैंटीन वर्कर्स होते हैं या और स्टाफ होता है उनका काम अलग है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस कौन देखेगा, फीस का जो लेन देन है वो कौन देखेगा, तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग लोग होते हैं। यस, तो वो क्या है, डिविजन ऑफ वर्क है। ठीक है, काम को हमने डिवाइड कर दिया। इसी तरह से आप एग्जाम्पल लो बैंक्स का। बैंक्स में भी क्या है कि जहाँ पे पैसा हमें डिपॉजिट करना है वो डिपार्टमेंट अलग होता है, कहाँ से हमें लोन लेना है वो डिपार्टमेंट अलग है। अगर आपको किसी और फर्दर पॉलिसी पे बात करनी है, कहीं से इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करनी है या कुछ और आपको फैसिलिटीज अवेल करनी है बैंक से, तो उनका डिपार्टमेंट अलग होता है। राइट, तो वो क्या है, डिविजन ऑफ वर्क है। ठीक है, कि हमने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर हमने उन लोगों को वो काम असाइन करा जो कि उस काम में एक्सपर्ट है। ठीक है, वहां से हमें देखने के लिए मिलती है स्पेशलाइजेशन। ओके। ठीक है, काम डुप्लीकेट नहीं होता है, एक काम बार बार नहीं होगा तो आपकी रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होती हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल, डिविजन ऑफ वर्क। सही है। उसके बाद दूसरा आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है इनका? अथॉरिटी यानी कि आपके पास पावर है। ठीक है, आपके पास राइट है कि आप कमांड कर सकते हो, आप ऑर्डर्स दे सकते हो। ठीक है, तो अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव ऑर्डर्स। ठीक है, हम ऑर्डर्स दे सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आपको उन ऑर्डर्स को फॉलो करना है। ठीक है, उन ऑर्डर्स को ओबे करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। ठीक है, अथॉरिटी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब हमें देखना होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं, या फिर आपने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी बट कुछ पावर ही नहीं दी, वो खुद से डिसीजन ही नहीं ले सकते, अथॉरिटी है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कंपनी में एक अच्छा मैनेजमेंट अगर होगा तो वहां पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होगा। ठीक है, बैलेंस रखना जरूरी है। सही है। तो दो प्रिंसिपल हमने पढ़े, सबसे पहले डिविजन, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रिंसिपल पे, जो कि है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हम सब जानते हैं, हम बहुत टाइम से डिसिप्लिन की बात कर रहे होते हैं ना। स्कूल्स में जब भी आप एडमिशन लेते हो तो हर जगह डिसिप्लिन की बात होती है। स्कूल में भी डिसिप्लिन है, कॉलेज में भी डिसिप्लिन है, आप कहीं पे ऑफिस जा रहे हो वहां पर डिसिप्लिन है, आपके घर पे डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन है क्या? डिसिप्लिन का मतलब है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक कंपनी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें हमें अच्छे से फॉलो करना है। नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है, पेनल्टी लगेगी या फिर पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो अपने स्कूल का ही। स्कूल में कितने सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे कि आप देख लो कि आपके नेल्स कट होने चाहिए। ठीक है, शूज एकदम पॉलिश होने चाहिए, आपका हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए। गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स मेकअप ना करें, लिपस्टिक ना लगा के आए। ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा ऐसा कुछ
फैशन नहीं हमें शो करना है स्कूल में, है ना, तो बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो वो क्या है, डिसिप्लिन का पार्ट है। ठीक है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको क्लास का डेकोरम मेंटेन करना है, क्लास में शांत बैठना है, दैट इज डिसिप्लिन। ठीक है, कॉलेज में आओगे तो कॉलेज में ये सब चीजें नहीं होती, बट अलग लेवल का डिसिप्लिन होता है, बट डिसिप्लिन तो है। तो डिसिप्लिन यानी कि आपको जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, अब आप लोग अपने कमेंट्स में बताना कि आपके स्कूल में कौन सा रूल है जो कि आपको बहुत इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कई बार हमें बहुत परेशान भी कर देते हैं, तो आप लोग जरूर बताना। चलिए आगे चलते हैं। देन आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दोनों में अंतर है। सबसे पहले यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड यानी कि ऑर्डर। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। ठीक है, वन बॉस ओवर वन सबऑर्डिनेट। ठीक है, एक सबऑर्डिनेट के ऊपर सिर्फ एक बॉस या एक सुपीरियर होना चाहिए। इसका मतलब कि एक जो पर्सन है, जो वर्कर है, उसको सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिले, इससे वो काम इजीली कर लेगा और कंफ्यूज भी नहीं होगा। अब खुद सोचो, आपको दो टीचर्स एक ही टाइम पे कुछ असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए बोल दें तो तुम परेशान हो जाओगे, हम पहले किसका करके भेजें, है ना, पहले किसका करें बाद में किसका करें, कंफ्यूजन हो जाएगी और आप एक काम पे फोकस ही नहीं कर पाओगे, है ना, तो प्रॉब्लम है। तो यूनिटी ऑफ कमांड यही बोलता है कि आपको एक बॉस, एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस रखना है जिससे उसे ऑर्डर मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल होता है मिलिट्री का। जितनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पे यही फॉलो होता है, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, कि एक पर्सन के ऊपर सिर्फ एक ऑफिसर से ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, क्वेश्चन इससे बनता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी कि दिशा, आपके गोल्स। तो इसका मतलब क्या होता है, समझिए। हमें देखना है कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है, जिनके अपने फंक्शंस होंगे, जैसे कि प्लानिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर डिपार्टमेंट है, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अपने फंक्शंस हैं। ठीक है, हर कोई अपने अकॉर्डिंगली काम करना है, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी अपने जो कॉमन गोल हैं उनको अचीव करने के लिए काम करें। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी होती है, जो यहाँ पे कीवर्ड आता है वो होता है वन हेड वन प्लान। ठीक है, आप एग्जांपल ले लो, मान लो जितने भी एडटेक स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, हम लोग एजुकेशन का एग्जांपल लेते हैं, तो एक एडटेक स्टार्टअप में अगर आप इंटरनली चीजें देखोगे ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं कि जो टीचर्स हैं वो अलग हैं। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, अगर बात करते हैं बाकी फैकल्टीज की जो कि डाउट्स ले रहे हैं बच्चों के, तो उनका अलग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, उनका अपना वर्क है। आप बात कर लो कि उनका अगर कोई अपना पर्सनल ऐप है जिससे वो क्लासेस कंडक्ट करते हैं, तो वो ऐप को किस तरह से मैनेज करना है, उसके लिए अलग लोग होंगे, वो उस पर काम करते हैं। ठीक है, बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है, एडमिशन है, उनके लिए अलग लोग हैं। ठीक है, वीडियोस की एडिटिंग करनी है उसके लिए अलग है। तो वो क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने, बट मोटिव क्या है कि हमें अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि भले ही डिपार्टमेंट्स अलग हैं, लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, बट उनका जो गोल है वो एक ही है। ये क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या है कि आपको देखना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी कम्युनिकेशन है, वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है, वो एक प्रॉपर चेन में फ्लो करे। ठीक है, कम्युनिकेशन की बात होती है कि जितना भी कम्युनिकेशन है बिटवीन द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, वो एक प्रॉपर चेन में होके जाए। ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये है ए, जो कि सुपीरियर है, और इनके अंदर आता है बी और सी। ठीक है, बी के अंदर भी हम ले लेते हैं डी, ई एंड एफ। ठीक है, और इधर हम लेंगे जी, एच एंड आई। ओके, तो अब यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा किस तरह से, मान लो कि एफ को कोई बात आई तक पहुंचानी है, कोई इन्फॉर्मेशन आई तक पहुंचानी है, तो क्या करेगा, पहले एफ ई को बताएगा, ई डी को ट्रांसफर करेगा, डी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, देन इसी तरह से ये फ्लो करेगा कम्युनिकेशन, और फाइनली आई के पास बात पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन होगा एकदम सिस्टमैटिक मैनर में, इन दी फॉर्म ऑफ अ चेन। ठीक है, यहां से क्या होता है, आपको पता चलेगा कि कम्युनिकेशन का सोर्स क्या है। र्यूमर स्प्रेड नहीं होंगे, फेक न्यूज स्प्रेड नहीं होंगी।
ठीक है। बट एक चीज याद रखनी है कि अगर कोई इमरजेंसी है, कोई बहुत ही क्विक डिसीजन लेना है और एफ को कोई चीज आई तक पहुंचानी है, इंफॉर्मेशन अगर पहुंचानी है और बहुत क्विकली पहुंचानी है, इमरजेंसी है, तो हम वहां पे एक शॉर्टेस्ट रूट को यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है। बट ये जो शॉर्टेस्ट रूट है ये सिर्फ यूज होगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्केलर चेन में हम अगर इमरजेंसी का कोई केस है तो क्या शॉर्टेस्ट रूट यूज होगा, दैट इज गैंग प्लैंक। ठीक है, सही है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑर्डर का मतलब कमांड बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है कि एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए हर एक चीज के लिए। ठीक है, प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। हर एक चीज के लिए और हर एक लोग के लिए, सभी लोगों के लिए एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए जिससे आपका टाइम बचेगा और काम भी हो जाएगा। जैसे अगर हम स्कूल्स में बात करें तो स्कूल्स में स्टाफ रूम होते हैं जहाँ पे आपको पता है कि एक पर्टिकुलर टीचर इसी स्टाफ रूम में मिलेगा, इंचार्ज मैम का रूम अलग होगा। तो वो क्या है, हर एक इंसान के लिए अपनी जगह है। ठीक है, जिससे आपका टाइम सेव होगा, आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा कि हमें पूरे स्कूल में, नहीं तो ढूंढते ही रह जाएंगे कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर टीचर से काम है और हमें पता ही नहीं है उनकी प्रॉपर प्लेस क्या है, तो आप पूरे स्कूल में ढूंढोगे, है ना, टाइम वेस्ट होगा। तो ऑर्डर क्या कहता है कि हर एक चीज के लिए, हर एक इक्विपमेंट के लिए और हर एक इंसान के लिए एक प्लेस होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद आगे चलते हैं जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है जी? इक्विटी का मतलब होता है कि आपको किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। ठीक है, इक्विटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको इक्वल पे करना है, नहीं, वो तो आप उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग दोगे, है ना। इक्विटी का मतलब है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, नो डिस्क्रिमिनेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, ठीक है, अलग अलग रिलीजन से होंगे, तो आपको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, सबको इक्वालिटी के साथ लेके चलना है। ठीक है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना, चाहे वो सेक्स हो, कलर हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, किसी के भी बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। स्टेबिलिटी यानी कि स्टेबल रखना है, चेंज नहीं करना, और पर्सनल यानी कि हमारा एचआर, हमारे वर्कर्स। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आपने जब एक कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया है तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखो। ठीक है, टाइम लगाते हो आप। आप देखो, किसी भी अगर एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है, पहले आप उससे फॉर्म भरवाओगे, फिर इंटरव्यूज लोगे, अलग अलग टेस्ट लोगे, उसके बाद जाके आप उसे ट्रेनिंग दोगे बहुत लंबे टाइम तक, फिर जाके वो एम्प्लॉय सेट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर आपने एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया है तो उसे बहुत जल्दी फर्म से निकालो मत। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए उसको रखो। ठीक है, रिटेन करना है, स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। नहीं तो क्या होगा, आपने फर्म से उसे निकाल दिया, कि सपोज किसी एम्प्लॉय से गलती हो गई और आपने निकाल दिया उसे फर्म से, तो आपका ही नुकसान है। आप नया कैंडिडेट लाओगे, फिर उस पर टाइम लगाओगे, कॉस्ट लगेगा आपका, फिर उसे ट्रेनिंग दोगे, तो उससे क्या होगा, आपके लिए ही नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेन्योर को फोकस करना है, एक टाइम पीरियड के लिए उस एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना है। ठीक है, ये क्या है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। सही। इसके बाद अगले पे चलते हैं जो कि है इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब होता है कि फर्स्ट स्टेप लेना, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि इनिशिएटिव तो लो खुद से, तो इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि खुद से फर्स्ट स्टेप लेना किसी भी काम को करने के लिए। तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में इनिशिएटिव को प्रमोट करना है, हमें अपने वर्कर्स को एंकरेज करना है कि वो खुद से स्टेप लें, डिसीजंस लें खुद से। ठीक है, खुद से डिसीजंस लें, खुद से काम करें, थोड़े सजेशंस दें, आइडियाज दें, जिससे वो क्या होगा, उनका मोरल बूस्ट अप रहेगा। ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, वो बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे। ओके, तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, कि आपको खुद से स्टेप लेना है काम करने के लिए। ओके, सही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 11th प्रिंसिपल जो कि है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। व्हाट डू यू मीन बाय रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कॉम्पनसेशन। कहीं पे काम कर रहे हो तो पैसा तो मिलेगा, है ना, कितनी तनख्वाह है हमारी, वेतन कितना होगा, तो रेम्यूनरेशन आपको देखना है। तो हमें इसमें कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है बिफोर गिविंग रेम्यूनरेशन टू आवर एम्प्लॉइज। सबसे पहली चीज आपको देखो कि आप इतना पे करो कि जिससे जो एम्प्लॉय है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो। ओके, एस ओ एल इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, दूसरी चीज आपको देखनी है कि आप जितना ही पे कर रहे हो क्या वो आपकी पेइंग कैपेसिटी में है।
अगर आप ज्यादा पे करोगे तो हो सकता है वो आपके लिए डिसएडवांटेज क्रिएट कर दे, है ना। आपको अपनी पेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रख के पे करना है, ठीक है। तीसरी चीज आपको देखना है कॉम्पिटिटर्स। आपको ध्यान रखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कितना पे कर रहे हैं, मार्केट में रेट क्या चल रहा है। अगर आप कम पे करोगे तो आपका जो एम्प्लॉय है वो स्विच कर जाएगा दूसरी जॉब पे, है ना। और अगर आप ज्यादा पे कर रहे हो तो वो आपकी पेइंग कैपेसिटी में नहीं है। तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के फिर पे करना है, ठीक है। इसके साथ साथ मिनिमम वेजेस एक्ट के प्रोविजंस को, इस तरह के बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनके प्रोविजंस को आपको समझ के फिर रेम्युनरेशन डिसाइड करना है अपने एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में हम बात करते हैं कि हमें कितना कंपनसेट करना है अपने एम्प्लॉइज को और क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, ठीक है। इसके बाद 12th प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉप्स। एस्पिरिट डी कॉप्स इसका मतलब क्या है? इसमें हम सिंपली बात करते हैं टीम स्पिरिट की, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं टीम वर्क की, कि आप सारा काम मिलके करो, विद हार्मनी, पीस के साथ काम करना है, एज अ टीम काम करना है, अकेले अकेले नहीं करना, मिलके काम करना है। हमें यहाँ पे आई को रिप्लेस करना है वी के साथ, ठीक है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो ये मत बोलो कि सपोज मैनेजर ने कोई काम करा और वो रिपोर्ट कर रहे हैं अपने सीनियर मैनेजर को कि ये काम मैंने किया है, तो वो गलत हो जाएगा। आपको वहां पे क्या बोलना है कि ये काम हम सबने मिलके करा, आई को रिप्लेस करना है विद वी, ठीक है। यही कीवर्ड है इन एस्पिरिट डी कॉप्स कि हमें यहाँ पे टीम वर्क, टीम स्पिरिट को प्रमोट करना है, ओके, सही है। इसके बाद चलते हैं अपने 13th प्रिंसिपल पे, जो कि है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रलाइजेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। देखिए, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो सभी टॉप लेवल के हाथ में है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर इन टॉप लेवल हैंड्स, ठीक है। जितना भी काम है, जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, वो सारी की सारी टॉप लेवल कर रहा है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन, ओके। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन का उल्टा कर दो कि जितना भी काम है, जितने भी डिसीजन है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलके ले रही है। मिडिल लेवल भी, टॉप लेवल भी, लोअर लेवल भी, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब पॉइंट की बात यह है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं हो सकती जिसमें कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन हो या कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन हो। अगेन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना जरूरी है। अब बैलेंस कैसे होगा? एग्जाम्पल ले लो, मान लो अपने स्कूल का एग्जाम्पल लो। अगर कोई टीचर है और वो फुली सेंट्रलाइज कर दे आपकी क्लास को, यानी कि सेंट्रलाइजेशन यानी कि सारे का जितना भी काम है या जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो सब टीचर कर रहा है, कि पढ़ाएगा भी टीचर, ठीक है। आपके टेस्ट भी वही बनाएंगे, टेस्ट अटेम्प्ट भी वही कर रहे हैं टीचर, ठीक है। चेकिंग भी वो खुद कर रहे हैं, ओके। उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं या होमवर्क आपको मिलता है वो सब काम भी आपके टीचर कर रहे हैं। तो दैट इज सेंट्रलाइजेशन, जो कि गलत है ना। तुम लोग खुश हो रहे होगे तो अच्छा काम है, हमारा काम बच गया, बट नहीं, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए कंप्लीटली, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ डिसेंट्रलाइजेशन की, कि आपने अपने डिसीजन मेकिंग पावर सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, बांट दिया है सब में काम। जैसे कि जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, आपके टेस्ट बना रहा है, और आपको ऑप्शन दे दिया है कि टेस्ट अटेम्प्ट करना हो तो कर लेना, नहीं करना तो मत करना, और चेकिंग भी खुद कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज, उन्होंने आपको ऑप्शन भी दे दिया है कि ये लो मेरा अटेंडेंस रजिस्टर ले लो, अपनी अटेंडेंस खुद मार्क कर लेना, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क अपने खुद चेक कर लेना, होमवर्क खुद चेक कर लेना। तो कैसा लगेगा यार? वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है। अगेन काम नहीं हो पाएगा ना। तो आपको एक चीज समझनी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है। बैलेंस कैसे मेंटेन होगा? कि जितने भी की डिसीजंस हैं, की डिसीजंस यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो तो टॉप लेवल लेगा, ओके। और जितने भी रूटीन डिसीजंस हैं, रूटीन यानी डेली बेसिस पे जितना भी काम हो रहा है, वो सब आप डिसेंट्रलाइज कर दो, ठीक है। ओके, समझ गए सेंट्रलाइजेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। अभी मैंने तुम लोग को जो स्कूल का एग्जाम्पल दिया टीचर और स्टूडेंट का, वो एग्जाम में मत लिख के आना, वो समझाने के लिए दिया है, ठीक है। चलिए, लास्ट है हमारा प्रिंसिपल, जो कि है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? सबॉर्डिनेट करना है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। जितने ही वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनका पर्सनल गोल क्या है, वो पर्सनली क्या करना चाह रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसको आपको सबॉर्डिनेट करना है विद जनरल इंटरेस्ट। जनरल यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल का गोल,
ठीक है। कई बार जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं बेसिकली सबॉर्डिनेट करते हैं जनरल इंटरेस्ट को। ठीक है, जनरल इंटरेस्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इग्नोर करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें एक चीज समझनी है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली कि आपको प्रायोरिटी देनी है जनरल इंटरेस्ट को। ठीक है, और उसके नीचे आएंगे आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, जितने भी इंप्लॉयज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो सबसे पहले किसे प्रायोरिटी देंगे? जनरल इंटरेस्ट को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। उसके बाद वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने इंडिविजुअल गोल्स को अटेन करने के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है? प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू जनरल इंटरेस्ट। ओके, सही है। तो ये हो जाते हैं हमारे 14 प्रिंसिपल, जो कि मैंने आपको बताया विद एग्जांपल्स। और होपफुली आप लोगों को सभी प्रिंसिपल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में प्रिंसिपल्स का इंट्रोडक्शन दिया था, हमने टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स कवर कर लिए, और आज की वीडियो में हमने हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स भी रिवाइज कर लिए। ठीक है, तो इतना आप कंप्लीट कर लो। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चंस करेंगे, जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 1 के करे, और फिर हम आगे भी इसी तरह से रिविजन करते जाएंगे। ओके, बाकी अगर आपको कुछ और डाउट है, किसी पॉइंट में डाउट है, या किसी पर्टिकुलर चैप्टर की नीड अगर आपको है, तो कमेंट्स में बताना, मैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। ओके, और प्लस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।